नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं शालिनी अग्रवाल से। शालिनी लगभग 2 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं और इस समय दैनिक राजस्थान पत्रिका जयपुर की सिटी हेड के रूप में वहां का नेतृत्व आपने संभाला हुआ है। संयोग से शालिनी हमारे केंद्र की विद्यार्थी भी रही हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं उनकी 2 दशक से अधिक की जो ये पत्रकारिता की यात्रा है, इस पर कुछ बातचीत की जाए, ताकि हमारे जो युवा दर्शक हैं, पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिल सके। शालिनी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान दोनों की बात है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे को बिल्कुल उंगली पकड़ के चलना सिखाया। कितनी बार हमने आपका इंटरव्यू लिया है, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक छात्र या छात्रा के जीवन में इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता जब उसका शिक्षक उसका इंटरव्यू ले। नहीं, मैंने भी एक सीरीज शुरू की है इसी तरह से कि जो अपने विद्यार्थी आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा, क्योंकि उस जीवन के बहुत सारे पक्ष मुझे भी नहीं मालूम है कि किस तरह से उनकी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई और किस तरह का उन्होंने संघर्ष किया। आप 2 दशक पहले विभाग में पढ़ते थे, तो प्रारंभिक यात्रा का तो मैं दृष्टा रहा हूँ और अखबारों के माध्यम से आपको हम पढ़ते रहे हैं, बातचीत होती रही है। लेकिन आज विधिवत रूप से जानेंगे तो अपन कहते हैं ना कि अवर स्टूडेंट्स अवर प्राइड, तो हमें भी एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे विद्यार्थियों ने किस तरह से अपने परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता से अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आज जब आप अपने पीछे मुड़ के बचपन को देखती हैं, तो क्या महसूस करती हैं? किस तरह का आपका बचपन था? कैसे आपने अपने आप को जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद आपने स्कूल की एजुकेशन ली, किस तरह से विषय का चुनाव किया, पेरेंट्स की क्या भूमिका रही या आपके मित्रों की, मतलब किस तरह से आपने आज अपने बचपन को या चाइल्डहुड को याद करेंगी? जी सर, देखिए, तो मैं एक पत्रकार तो कतई नहीं बनना चाहती थी। और जब छोटी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि पत्रकार जैसा कोई शब्द होता है, जर्नलिस्ट क्या होते हैं। एक अखबार में हमेशा नियमित रूप से पढ़ती थी और इतना ज्यादा पढ़ती थी कि मेरे और मेरे फादर के बीच में लड़ाई होती थी कि सुबह अखबार कौन पढ़ेगा। अखबार से मेरा सिर्फ इतना सा ही नाता था, खबरों की ये कब की बात है? ये मतलब कौन सी क्लास में थे उस समय? ये 8th 9th, बल्कि उससे भी पहले 7th क्लास से मैं अगर बोलूं तो। और ये चला मेरी शादी तक, मतलब जो 6-7 से जो अखबार की लड़ाई होती थी वो मेरी शादी तक चली। और शादी के अगले दिन मेरे फादर ने मुझे फोन किया था कि आज मेरा अखबार पढ़ने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझसे आज अखबार छीनने वाला कोई नहीं है। तो वास्तव में बड़े इमोशनल मोमेंट्स रहे होंगे उनके लिए भी वो। जी, तो अखबार से सिर्फ इतना सा ही नाता था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लगातार मेहनत भी की, उसके लिए ड्रॉप भी लिया, लेकिन 2 नंबर से एक बार और एक बार 6 नंबर से पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई। 6 महीने तक मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। फिर उसके बाद निकली बीएससी की, पता नहीं था कि क्या करना है। फ्रेंच में एडमिशन ले लिया, फ्रेंच की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। पहले मैं जानना चाहूंगा, प्राइमरी क्लास में जब आपने प्राइमरी की पढ़ाई शुरू की, उस समय किस तरह का माहौल मिला? मतलब स्कूल के प्रोग्राम्स होते थे या एक्सट्रोवर्ट नेचर थी, इंट्रोवर्ट थे? मतलब किस तरह का टीचर्स के साथ योगदान, अपने फ्रेंड्स? बच्चे होते हैं ना, कुछ नहीं पता होता है, बिल्कुल चंचल। और इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल की हीरो हुआ करती थी। इवन इफ क्लास के लड़के उस समय मुझे एलन बॉर्डर कहते थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हुआ करते थे, कि ये चूंकि एलन बॉर्डर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो वो बोलते थे कि शालिनी है वो एलन बॉर्डर है। तो इतना मतलब मुझे हमेशा टीचर्स ने आगे रखा। मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया और स्कूल में काफी पार्टिसिपेट किया। अखबारों में नाम आता था, फोटो छपती थी, तो भाई बहन भी गर्व से दिखाते थे। स्कूल में पढ़ा जाता था कि आज हमारे स्टूडेंट का जो न्यूज है वो अखबार में छपी है और फोटो छपी है उसकी। तो टीचर्स ने मुझे हमेशा आगे रखा। मैं डांस करती थी, गाना गाती थी, मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। तो ये चीज हमेशा मेरे को तो हम ये कहेंगे कि अखबार से नाता तो शायद प्राइमरी क्लास में ही हो गया था, चाहे वो पाठक के रूप में नहीं हो, लेकिन छपने तो लगी गए थे न्यूज में किसी न किसी रूप से।
जी हाँ, मतलब न्यूज मेरी काफी छपी थी, 8th 9th क्लास से ही छपने लग गया था। और राजस्थान पत्रिका, तब नवभारत टाइम्स भी आता था, तो नवभारत टाइम्स में मेरी काफी तस्वीरें छपी, नाम छपे कि मैं इंटर स्कूल जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स है उनमें भाग लेती थी हमेशा। और ये एक बहुत गर्व की बात है कि कुछ ना कुछ प्राइज तो मिल ही जाता था, चाहे फर्स्ट मिले चाहे थर्ड मिले, लेकिन मिलता जरूर था। तो जी। नाम अखबार में ऐसे आ ही जाता था। हम्म। चलिए, उसके बाद फिर जैसा कहा कि डॉक्टर बनने के लिए साइंस बायोलॉजी ली, और जी ऐसी परिस्थितियां रही कि प्रतिस्पर्धा में कहीं अपन क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे एक दो नंबर ही जी पीछे रह गए। फिर जी। बीएससी करने के पीछे, या ऐसे ही जो जहां ले गया किस्मत वहां ले गई? हाँ, बीएससी तो चलो कि अब कुछ नहीं करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं। हालांकि जो मेरी माँ थी, मेरी जो मदर थी, अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने, वो सिर्फ 8th क्लास पास थी, लेकिन उन्होंने बेसिक हमारे दिमाग में ये रखा कि लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। उस जमाने में भी जब उनको ये कहा जाता था कि तुम इनको इतना बाहर क्यों भेजती हो, स्कूल से सीधे घर आने चाहिए, यहाँ वहां क्यों जाते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, तो वो हमारे हमेशा पीछे खड़ी रहती थी। पीछे और कई बार तो आगे भी खड़ी रहती थी कि नहीं, तुम तक जो चीज आएगी वो पहले मुझसे आके गुजरेगी। और पीछे हमेशा रहती थी वो हमारी पीठ थपथपाने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था हमें कि माँ हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कहीं भी चले जाएं तो वो हमें सपोर्ट करेंगी। लेकिन चूंकि गाइडेंस उस समय इतनी थी नहीं, तो जो अब सोचा कि 12th कर लिया है तो अब पीसीबी था कि क्या करें, तो चलो बीएससी करें, तो बीएससी में घुस गए महारानी कॉलेज में। लेकिन तब भी कुछ ये नहीं था कि क्या करना है। हाँ, पढ़ने लिखने का शौक था हमेशा। मैं बहुत सारे नावल, धर्मवीर भारती, यशपाल, शरद चंद्र, प्रेमचंद, मैंने जितने उपन्यास पढ़े हैं ना, मतलब बहुत पढ़े हैं। राधा कृष्ण लाइब्रेरी की मैं मेंबर थी, तो एक शौक था पढ़ने लिखने का। लिखती भी थी थोड़ा बहुत, लेकिन कहीं कभी कोई पब्लिश नहीं किया था, अपनी पसंद से कुछ लिख लिया। और आर्टिकल तो कभी नहीं लिखा था, छोटी छोटी कविताएं या शायरी लिख दिया करती थी अपनी शौक से। हाँ, लेकिन पढ़ती बहुत थी, तो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े। मेरी खुद की एक पर्सनल छोटी मोटी लाइब्रेरी मेरे स्कूल के जमाने से थी, जो कॉलेज में बढ़ती गई, फिर बाद में बढ़ती गई और बढ़ती गई। अभी भी उसमें जब भी कोई बुक फेयर होता है, मैं कुछ ना कुछ पढ़ूं, भले से कम, लेकिन किताबें एक बार तो ले आती हूँ कि हाँ, इनको पढ़ लूंगी इस समय निकाल के। तो माँ का बहुत सपोर्ट रहा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब चूंकि क्या करें, बीएससी भी कर ली, अब फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें। नहीं, जब तो बीएससी में थे तो वो जो शालिनी उर्फ एलन बॉर्डर प्राइमरी क्लास की, वो जो उस समय अभिरुचियां थी, डिबेट की, डांस की, म्यूजिक की, हाँ, वो 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 सब जारी बरकरार रही रही। क्या? हाँ, महारानी कॉलेज में भी मैंने, जो यूथ फेस्टिवल होता था उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट में करती थी, ड्राइंग में करती थी, डांस में भी हम पार्टिसिपेट करते थे, और उसमें भी एक आधा प्राइज तो मिल ही गए हैं 3 सालों में। तो वो चीजें बरकरार रही, लेकिन करियर को लेके असमंजस था कि क्या करेंगे। फिर सोचा था कि एमएससी कर लेंगे बॉटनी में, क्योंकि बॉटनी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, पीएचडी भी कर लेंगे उसमें। लेकिन वो एक था ना कि पता नहीं है, बस धारा के साथ बहते जा रहे हैं, जैसे ना फ्लो विद द विंड वाला जो स्थिति है। लेकिन फिर उस मैंने कहा कि यार यही कर लेंगे तो सभी यही करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो फिर क्या करें। तो सोचा कि चलो ये वाला कोर्स कर लेते हैं, जर्नलिज्म का। और जैसे ही मैं घुसी वहां पर मुझे आप मिल गए, और उसके बाद तो फिर मेरे जीवन की दशा ही बदल गई, दशा और दिशा दोनों बदल गई। मतलब स्वतः प्रेरणा से पत्रकारिता में प्रवेश लिया, कहीं हाँ, किसी बिल्कुल। एडवाइस नहीं किया? नहीं नहीं, किसी ने एडवाइस नहीं किया था कुछ। मैंने कहा ना मैं कि एमएससी, मेरे को लगा कि यार एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार सभी वो करते हैं तो कुछ तो अलग करें ना। तो इसलिए उस लाइन में घुस गए कि चलो ये करके देखते हैं कि इसमें क्या है। हम्म। तो जब कोर्स कर रहे थे तो राजस्थान पत्रिका, मेरे ख्याल अभी उसी अखबार से करियर शुरू किया है तो? जी, पहला नहीं, पहला जो मेरा आर्टिकल छपा था ना, वो दैनिक भास्कर में छपा था। एक छोटी सी परिचर्चा की थी मैंने अपने ही मित्रों के बीच में, हाँ हाँ। और वो भास्कर में छपी थी। तो उससे चूंकि मैंने आपको दिखाया था लिख के, तो उन्होंने कहा भेज, आपने कहा भेज दीजिए, तो भेज दिया मैंने उसको, वो छप गया। तो छपने के बाद हालांकि कोई रेन्यूमरेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक लगा कि यार हमारा लिखा कुछ छपा है अखबार में। फिर उसके बाद आपने ही मुझे, जो मेरा पहला जो एक यादगार असाइनमेंट था, आपने ही मुझे डॉक्टर मनोहर प्रभाकर की, चूंकि वो उस समय फीचर हेड थे, तो उन्होंने कहा तुम
वनस्थली विद्यापीठ जाओ, वहां पे फर्स्ट टाइम वो लोग फ्लाइंग शुरू कर रहे थे। तो 2000 शायद एक की बात है, मैं वनस्थली गई, मतलब यहाँ से बस, मुझे नहीं पता वो था वनस्थली विद्यार्थी का थे ना रास्ता। उस समय, राजस्थान पत्रिका ज्वाइन शायद नहीं की थी तब तक, नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आपके ही विद्यार्थी थे सर, आपने ही हाँ बोला हाँ। कि वहां पे चले जाओ। फिर मैंने कहा सर क्या करेंगे, किससे मिलेंगे? तो आपने मनोहर प्रभाकर सर से मिलाया, तो सर ने कहा अच्छा तुम जाओ और वहां पे जाके रिपोर्ट करो और लिखो। तो चले गए। तो वनस्थली विद्यापीठ का भी रास्ता, मतलब घर से तो इतना निकले नहीं थे ना कभी, तो वनस्थली विद्यापीठ तक का भी रास्ता नहीं पता था। तो वहां से निवई गए, फिर नवई से एक जीप चलती थी, जीप में बैठ के वनस्थली गए, फिर वहां देखा जाके, फिर आर्टिकल लिखा आकर, और वो आर्टिकल फीचर परिशिष्ट में छपा भी। तो लगा कि हाँ चलो कुछ, अब थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ रही है, अब और लिखते हैं। फिर मुझे याद है कि कुछ सेमिनार्स हुए थे 2-3 लोगों के, कोई एक जैन संस्था थी उसकी भी थी, बिरला ऑडिटोरियम में। तो आप मुझे और 2-3 स्टूडेंट्स को लेके गए कि अखबार निकालेंगे 2 दिन तक हमने वो अखबार निकाला। तो आपके साथ ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट करके सीखते गए सीखते गए सीखते गए। और जब बीजेएमसी, मुझे लग रहा है हम लोग बीजेएमसी के, मैं बता दूं कि लास्ट बैच थे, उसके बाद बीजेएमसी खत्म हो गया और एमजेएमसी शुरू हो गया मास्टर्स। था। हाँ मास्टर्स शुरू हो गया था, लेकिन हमने पहले, हालांकि मैंने मास्टर्स किया लेकिन वो काफी बाद में किया, वो भी हस्बैंड के कहने पे किया। तो जब बीजेएमसी खत्म हो ही रहा था, तो राजस्थान पत्रिका में वैकेंसी निकली, तो मैंने भर दी। पहले वो वहां पर सिस्टम अलग था कि वो लोग पूरा एक बैच में एक एग्जाम लेते थे। एवीएम स्कूल है वहां पर, आदर्श विद्या मंदिर, हमने वो रिटर्न एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया, तो फिर इंटरव्यू भी दे दिया, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो ऐसे एज अ ट्रेनी जर्नलिस्ट वहां पे नौकरी लगी। तब तक कोर्स, मतलब रिजल्ट नहीं आया था, कोर्स लगभग लगभग खत्म हो गया था। तो वो जो इंटरव्यू हुआ पहली बार, उसका कहीं कोई रोचक संस्मरण, किस तरह से बातचीत हुई और कैसे उसमें फिर अपने को सफलता मिली, कुछ नहीं, याद है? मुझे मतलब टू बी फ्रैंक बहुत ज्यादा याद नहीं है। बस मुझे याद है कि अजय डड्डा सर थे जो उस समय चीफ रिपोर्टर हुए थे, चंद्रभान सर थे, और एक जना और था, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन थे। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे ये पूछा था कि कर लोगी क्या, लड़की हो कर लोगी क्या? तो मैंने कहा कि सर कर लेंगे, देखते हैं अभी कैसे होता है। तो जाते ही फिर एक वहां पे क्या होता है कि 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे शायद मिर्जा सर और बहुत सारे हम्म। अलग अलग जो उनके सीनियर्स थे वो में ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने पूछा कि आप किस जगह काम करना चाहते हैं, डेस्क पे, रिपोर्टिंग में, डाक में, ये फीचर। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो रिपोर्टिंग में काम करना चाहती हूँ। तो उस समय के बड़े मजेदार किस्से हैं। मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। अब ठीक है, हम अब जैसे ही पापा को पता चला ना कि इन्होंने तो रिपोर्टिंग, ये तो पत्रिका, पापा हमारे ज्यादा है ना, मतलब रुचि नहीं रखते थे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। इवन इफ उनको ये भी नहीं बताता था कि कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं था, 4 भाई बहन है, सबके साथ था। हाँ हाँ कोई हाँ किसी को हाँ। बोलते थे कि ये 6 में पढ़ रहे हैं, जबकि पता होता था कि वो 8 में पढ़ रहा है। ऐसा उन्होंने कभी, उनको याद ही नहीं रहता था कि हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो कभी हम्म। उनसे डिस्कस भी नहीं होता था। अच्छा, उनका जॉब भी ऐसा था, वो एजी ऑफिस में थे, तो ऑडिट के सिलसिले में राजस्थान के अलग अलग गांव में उनका जाना रहता था, तो 2-3 महीने में घर आते थे, तो ज्यादा उनको पता नहीं रहता था। मम्मी हमारी बड़ी सपोर्टिव थी, तो मम्मी बोलती थी, मैंने कहा मम्मी ये करेंगे, तो उस समय क्या होता था कि लड़कियों का फील्ड, ऐसा फील्ड वर्क करना तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि क्या है, कि फील्ड में जाए। उनका था कि अगर लड़कियों को वैसे तो जॉब नहीं करनी चाहिए, मेरे पापा ये सोचते थे, और अगर करनी चाहिए ना तो किसी ऑफिस में जाके कर लो। क्योंकि सेम इंसिडेंट इससे पहले मेरी सिस्टर के साथ भी हो चुका था। वो सीए करना चाहती थी, तो पापा ने हम्म। कहा कतई नहीं करेगी, क्योंकि आर्टिकलशिप जाके किसी दूसरी कंपनी में करनी पड़ती है। तो मेरी मम्मी ने उसको भी बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं बेटी करेगी। तो उन्होंने कहा नहीं करेगी, तो मेरी दीदी ने खाना छोड़ दिया, 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया। तो उसके बाद ओहो। पापा झुके और उसने आर्टिकलशिप की, और वो सीए बनी। उस समय में सीए बनी जब जयपुर में मतलब गिनती की लड़कियां सीए हुआ करती थी। तो उससे भी एक थोड़ा सा लगा कि यार अगर कुछ करेंगे तो सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट किसी न का मिले ना मिले, मम्मी का और दीदी का तो मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल। मैंने रिपोर्टिंग, अब पापा को जैसे ही पता चला ना कि ये तो पत्रकारिता में चलेगी, उन्होंने कहा ये क्या है, ये कौन सा फील्ड होता है। अच्छा, उससे पहले उनको पता भी नहीं था कि मैं कोई ये कोर्स कर रही हूँ जर्नलिज्म का, बीजेएमसी। अच्छा। उनको बिल्कुल होश नहीं रहता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि भाई ये तो चले गए फील्ड में, अब वो पत्र क्या करोगे, रिपोर्टिंग करेंगे।
अच्छा जाना पड़ेगा तुम्हें जगह जगह, तुम ऐसे घूमोगी जगह जगह? मैंने कहा हाँ घूमेंगे। बोले नहीं नहीं ये नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं हम तो भाई करेंगे, अब हमने तो नौकरी भी कर ली यहाँ पर। फिर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, एक आदित्य जी थे जिनकी अब डेथ हो चुकी है हालांकि, वो उनके किसी जानकार के रिलेटिव थे, तो वो पत्रिका में थे, तो उन्होंने उनसे फोन किया कि ये पाठक जी हमारी लड़की ने इधर पत्रिका ज्वाइन किया है और ये तो ऐसे कह रही कि मैं रिपोर्टिंग करूंगी और ये पत्रकार बन रही है। देखो पत्रकार, उनको था कि पत्रकार मतलब बिल्कुल घटिया काम। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है ना, करने दो, पत्रिका में तो ऐसे फैमिली वाला माहौल है तो लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा अच्छा, तो वो उन्होंने बुझे मन से, अब उनको पता था कि सपोर्ट करने वाले बैठे हैं पीछे तो ज्यादा चलेगी नहीं, फिर वो जयपुर में भी नहीं रुकते थे, तो उन्होंने दे दी परमिशन। परमिशन दे क्या दी, मतलब मजबूरी में देनी पड़ी उनको। अब हम रिपोर्टिंग में जाते तो उस समय ना तो फोन थे ना, आज की जैसे एंड्रॉइड फोन भी नहीं थे, कीपैड वाले फोन भी नहीं थे, पेजर हुआ करते थे जो कि पत्रिका ने सिर्फ 3 रिपोर्टर को दे रखे थे। अब हम फील्ड में गए, मतलब मैं गई फील्ड में, अब जाने से पहले मम्मी को लैंडलाइन पे ऑफिस से फोन करो कि मैं जा रही हूँ, और फिर आने के बाद भी फोन करना पड़ता था कि मैं आ गई हूँ। बिल्कुल। कि हाँ, तो वो ये रोज का सिलसिला था कि जाने से पहले अच्छा पूरी डिटेल लेनी पड़ती लेकिन थी कि शालिनी यहाँ दो चीजें ध्यान में आ रही हैं, जैसे एक तो इंटरव्यू में तुम्हें कहा कि लड़की हो काम कर लोगी, इधर पिताजी का प्रेशर कि ये कौन सा काम है। तो ये जो शुरुआती दौर था रिपोर्टिंग का, तो महिला होने के कारण, लड़की होने के कारण किसी तरह की कोई परेशानियां, चुनौती, पूर्वाग्रह कहीं कुछ महसूस किया? पूर्वाग्रह देखिए ऐसे मैंने ना जो महसूस किया ना वो मेरे मतलब मैंने देखा कि जो फीमेल्स है ना हमारे फैमिली की, वो हमेशा सपोर्टिव है, और जो मेल्स है ना उनको लग रहा है कि ये कुछ अलग लीग से हटकर चली गई है, मतलब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ, ये जर्नलिस्ट ये क्या हुआ, ये बन जाओ। तो वो एक जो संघर्ष था ना वो रहा शुरुआत में, और फील्ड में जाते थे तो इतनी परेशानी नहीं आती थी क्योंकि एक बड़ा ब्रांड का टैग रहता था हमारे पीछे। लेकिन हाँ, लेकिन अब जब मैंने ये वो जो चीज है ना, अब मैं बताऊं आपको, हालांकि मैं बहुत जंप कर रही हूँ 2024 में एकदम, ये चीज जो मैंने शुरू में 2001 में महसूस की थी ना, वो मैंने 2024 में दोबारा से महसूस की, इतने लंबे अंतराल के बाद, जब मैं एज अ सिटी हेड आई, क्योंकि मेरे को करनी थी रात, पत्रिका ने कभी किसी लड़की को एज अ सिटी हेड नहीं लगाया था क्योंकि रात के 1 बजे 2 बजे तक रुकना है। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन, मतलब मुझे बोला कि तुम्हें सिटी हेड करना है, तो लोगों का यही था, लड़की है कैसे करेगी, रात के 1 बजे तक कैसे रुकेगी, ये तो इस पे अत्याचार हो गया, बेचारी शालिनी की तो नौकरी जाएगी। मतलब मुझे इतनी चीजें सुननी पड़ी, मतलब आपको हंसी आएगी, मतलब मैं शेयर कर रही हूँ उस मंच पर, लेकिन लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनकी पति से बनती नहीं है अब, तो इसलिए ये रात की नौकरी इन्होंने चुन ली है ताकि ये दोनों अलग होना चाहते हैं। मतलब ये तक मुझे सुनना पड़ा, वो 2001 और वो 2024, मतलब इन 24 साल के अंतराल के बाद, कि लड़की है कैसे करेगी, जो शुरुआत में सुना था वो 24 साल वाला बाद मैंने फिर सुना कि लड़की है कैसे करेगी, रात मतलब के 1 पहले बजे कभी तक इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, 24 साल बाद आई प्रॉब्लम जब कुछ। मतलब मैं देखिए 24 साल का जो अरसा है ना, मैं कहना चाह रही हूँ कि 24 साल पहले जो चीज सुननी पड़ी थी ना, हम बोलते ना सोसाइटी बदल गई है, ये हो गया है, लड़कियां बहुत फॉरवर्ड हो गई हैं, समाज की विचारधारा बदल गई है, मेंटलिटी बदल गई, नहीं बदली है। किसी एक कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पर नहीं बदली है। 24 साल पहले भी मैंने सुना था कि लड़की है कर लोगी क्या, 24 साल बाद भी मैंने 20 मतलब 24 साल मुझे पत्र जर्नलिस्ट बनने हो गए, लेकिन मैंने फिर सुना लड़की है कैसे करेगी, अत्याचार हो गया, बेचारी है, नौकरी जाएगी, गलत कर दिया संस्थान ने इसके संग बहुत, पति से इसकी बन नहीं रही है, शायद तलाक लेना चाहती है, इसलिए ये इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। और मैं सही बताऊं, जब मैंने ये वाली चीज एक्सेप्ट करी थी ना अभी 24 साल बाद, तो मेरे मन में ये था, फर्स्ट टाइम किसी लड़की को चांस दिया था, मैंने कहा अगर आज मैंने मना कर दिया ना, इस संस्थान में कभी कोई लड़की आगे नहीं आएगी, क्योंकि यही बोला जाएगा कि जब लड़कियों को कहा जाता है तो वो मना कर देती है, पीछे हट जाती है, इसलिए इनको मौका देने ही नहीं चाहिए।
तो मैंने ये अपने, मैं सही बता रही हूँ, दिल की बात है कि अपने लिए नहीं किया। वो जो तमाम महिला पत्रकार है ना जो मेरे ऑफिस में काम कर रही हैं, उनको कभी जब मौका दिया जाएगा ना तो उनको ये, उनके लिए बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि हाँ एक ने कर दिखाया था, ये भी कर सकती हैं और कर लेंगी क्योंकि उसने मना नहीं किया था। तो ये बैक ऑफ द जो एक आता ना कि आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी है और आपको दिखाना है, हालांकि वो एक आसान चीज नहीं थी मेरे लिए भी। आज 24 साल बाद भी इतना बड़ा मेरा करियर का मतलब लंबा, बड़ा तो नहीं कहूंगी, लंबा सफर था। उसमें बहुत लंबा एक सफर में भी मुझे ये मतलब मीटिंग्स में मेरे को पहले एक्सेप्ट, मतलब बहुत तमाम चीजें रही। हाँ लेकिन अब मैं कहूंगी कि आज एक साल 14 फरवरी को मैंने 2024 को जब ये ज्वाइन किया था, 14 फरवरी 2025 गुजर चुकी है। एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे न्यूज रूम में। मतलब लोग गालियां नहीं बकते हैं लोग, और उनको लगता है कि कोई लड़की काम कर रही है, साथ में महिला काम, लड़की तो नहीं कहूंगी खुद को, कि कोई महिला काम कर रही है तो भाषा भी थोड़ी संयत रखनी है। और एक्सेप्टेंसी है कि हाँ ये है, कोई दिक्कत नहीं है, रात को 1 बजे भी। वो एक्सेप्टेंसी मुझे लगता है कि एक पुरुष को नहीं बनानी पड़ती है, वो एक महिला को बनानी पड़ती है। उसको स्वीकार नहीं किया जाता है आसानी से, उसको जगह बनानी पड़ती है, सिस्टम में पेनिट्रेट करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मैं 1 बजे तक रुक सकती हूँ, हाँ मैं 2 बजे तक रुक सकती हूँ, हाँ जब तक अखबार जाएगा नहीं मेरी जिम्मेदारी है, कोई गलती जाएगी मेरे को कहा जाएगा तो मैं मतलब मैं फैसले ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ सुबह देखेंगे जो होगा सो होगा। तो वो एक जो जगह बनानी पड़ती है ना, वो 24 साल पहले भी बनानी पड़ती थी और 24 साल बाद भी बनानी पड़ रही है। मतलब मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इसी में एक उत्सुकता और है, एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे 24 साल बाद कहा कि लड़की है कैसे करेगी, उसका रिवर्स देखिए, जब आपकी शादी की उम्र थी या शादी की बात चल रही होगी, तब क्या यह अनुभव हुआ कि ये तो पत्रकार है, परेशानी हो जाएगी यदि शादी कर ली तो, बहुत तेज तर्रार होगी? इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब रही क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे जो हस्बैंड है रजनीश शर्मा, पता ही है, मैं तो दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है क्योंकि वो डीपीआर में जॉइंट डायरेक्टर है जो सरकारी सेवा में है, लेकिन रजनीश हाँ आपके स्टूडेंट रहे। और इवन इफ वो मुझे पत्रिका में मिले थे और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा कि आपके पास डिग्री नहीं है जर्नलिज्म की, तो बोले कि तो क्या फर्क, जबकि वो उस समय ज्योग्राफी में पीएचडी थे। तो बोले, मैंने कहा कि तब बीजेएमसी बंद हो चुका था, तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी जिस प्रोफेशन में हो ना उसकी कोई डिग्री तो होनी चाहिए। अब मैंने कहा मेरे पास तो, मैं हालांकि मैं बीजेएमसी थी, मैं बैचलर्स ही थी, तो मैं उनको आपके पास लेके आई थी। तो ये जो चीज थी ना कि मेरे हस्बैंड थी जो मतलब है उनकी जो नाइट ड्यूटी थी रहती थी, तो उन्होंने भी इस चीज को देखा है क्योंकि वो अखबार निकलने की पूरी प्रक्रिया समझते थे और रात वो तो सुबह 4 बजे ही घर आते थे। खैर तो हमारी जो मुलाकात हुई थी तो मुझे बड़ा एक, मैं भी सबको बताती हूँ क्योंकि बड़ा फनी सा किस्सा है। क्योंकि हम लोग जाते थे, वो हमारे यहाँ उस समय एक पेज 3 हुआ करता था जो कि मतलब है कि जो ट्रेनी रिपोर्टर है उनको ये विज्ञप्तियां दी जाएंगी, क्योंकि पहले बिल्कुल बकायदा ट्रेनिंग होती थी पत्रिका में। ऐसा नहीं कि पहले दिन से जाओ फील्ड में जाओ, पहले विज्ञप्तियां बनाओगे वो सीखोगे 10-15 दिन तक। तो वो मुझे विज्ञप्तियां देते थे। तो एक विज्ञप्ति उन्होंने मुझे मतलब थी तो 5 लाइन की, लेकिन 3 बार बनवाई। मैं इतनी दुखी हो गई, मैंने कहा ये क्या इंसान है। तो मैं ये बोलती हूँ कि तुमने जो 3 बार विज्ञप्ति बनाई थी ना, मुझे दुखी किया था ना। मैंने कहा मैंने तुमसे शादी करके तुमको सारी जिंदगी दुखी करूंगी, जो उसका बदला मैं आज तक निकाल रही हूँ। मतलब 2003 में हमारी शादी हुई थी, तो देखिए तो अभी तक तो हाँ उनका, अब चूंकि है मैं बताऊँ ना, चूंकि हस्बैंड जर्नलिस्ट थे मतलब, और वो आज भी बाय हार्ट एंड सोल जर्नलिस्ट ही हैं, भले से वो सरकारी सेवा में। तो वो इस फील्ड की चुनौतियां जानते थे। तो लेकिन और वो इतने ओपन माइंडेड थे कि उन्होंने मुझे उस वक्त भी जब हमारी शादी, तो उन्होंने मुझे एक क्षण भी, किसी भी क्षण ये नहीं बोला कि तुम इतना बाहर क्यों जा रही हो, इससे बात क्यों कर रही हो, उससे, उस लड़के से क्यों मिल रही हो, उस आदमी से क्यों मिल रहे हो, कितने लोगों से मैं मिलती थी। तो उन्होंने मुझे कहीं नहीं रोका। मुझे लगता है कि ये जो अच्छा रात को 10 बजे आ रही हो, 9 बजे आ रही हो, और आज तो 1 बजे आ रही हो, 2 बजे आ रही हो, तो वो एक जो सपोर्ट है ना, मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की जर्नलिस्ट है ना, तो जैसे पहले मेरे पीछे मेरी माँ खड़ी थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे संग आज तक खड़े हुए, तो मुझे लगता है कि वो एक जो सपोर्ट है ना,
वो एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर वो नहीं होता है ना तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको लगेगा ना कि अगर आप आ रहे हो नौकरी से फील्ड में रिपोर्टिंग करके और घर आके इससे क्यों मिली, आपको शक की निगाहों से देखा जाएगा। क्योंकि ये होता है कि लड़की अगर 4 लड़कों से बात कर ले तो लड़कों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन लोग लड़की को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। वो चीज मेरे साथ कभी नहीं रही। मुझे कभी शक की निगाह से नहीं देखा गया कि यार ये इस लड़के से बात करी है, उससे बात करी है, उससे मिलने जा रही है। तो वो जो सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का, और आज तलक वो सपोर्ट है, 2 बेटियां भी है मेरी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक सारी सिटी हेड के रूप में किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हो इस समय? जी, सिटी हेड के रूप में चूंकि एक तो सारी रिपोर्टर्स की खबरें चूंकि आती हैं, तो मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी रिपोर्टर ने कौन सी खबर लिखी है, किस खबर कोई सबसे पहले तो खबर जाएगी या नहीं जाएगी, वो फैसले लेने होते हैं। फिर जो डेस्क होती है उसको असाइन करना पड़ता है कि ये खबर तुम्हारे पास, ये खबर तुम्हारे पास, ये खबर तुम्हारे पास। इसके अलावा मैं खुद भी चूंकि स्टाफ कम है तो मुझे पेज भी बनाना पड़ता है, तो सिटी प्राइम पेज भी मैं बनाती हूँ। उसके बाद हम जब लोग पेज बना लेते हैं उसके बाद सारे पेजेस को चेक करना, और जब तक हमारे सिटी पेजेस नहीं चले जाते सारे, तो वो छपने तक की जिम्मेदारी हमारी है। डमी मैं बनाती हूँ कि अगर जो आप अखबार पढ़ते हैं तो जिस पेज पे कौन सा पेज है, मतलब कि नेशनल इस पेज पे, ये पेज पे, तो वो एक अखबार की पूरी डमी मैं तैयार करती हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कोई फोटो जाएगी नहीं जाएगी, रिपोर्टर से लड़ाई हो जाती है कि ये क्यों नहीं लग गई, और हो ही जाती है कि यार हम कहते हैं नहीं जाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेस्क, हालांकि मैं रिपोर्टर रही हूँ, फिर भी मैं अब चूंकि मैं डेस्क पर हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई डेस्क जो जाएगी, डेस्क डिसाइड करेगी, तुम लोग थोड़ी ना डिसाइड करोगे कि कौन सी खबर जाएगी नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो लेकिन आपका ये जो चीज है ना, मुझे लगता है कि, और एक जो चीज थी ना, मैंने बहुत लोगों से सुनी है जो मुझे नफरत हो गई थी कि जो मतलब कि ये जो महिलाएं हैं, मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि जो महिलाएं हैं ना ये तो बिंदी टिकली जर्नलिज्म करती हैं। मतलब मुझे उससे चिढ़ हो गई। मतलब उनका कहना था कि तुम लोग तो सफिस्टिकेटेड रहना चाहते हो, फीचर्स में रहना चाहते हो, मतलब बिंदी टिकली जर्नलिज्म कर रहे हो। तो वो अब हम उनको कह सकते हैं कि भाई हम बिंदी टिकली जर्नलिज्म नहीं कर रहे, हम वो अखबार बनाकर रात को घर लौट रहे हैं 2 बजे, जो अखबार आपके हाथ में सुबह आएगा, और जो उसमें आएगा, जो अच्छा है बुरा आएगा, गलत या सही आएगा, उसकी जिम्मेदार हम है। तो वो एक जो चीज है ना कि बिंदी टिकली जर्नलिज्म करती है महिलाएं, वो मुझे चीज बहुत अंदर तक अखरती थी। इसलिए भी मैंने ये इस तरह के चैलेंजेस लिए। अच्छा, अपना रिपोर्टिंग का और डेस्क दोनों के कोई ऐसे अनुभव हो जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हों, जो आज तक कहीं मन मस्तिष्क में छाए हुए हों, कहीं उद्वेलित करते हों, कोई ऐसे प्रसंग याद है कोई? ऐसे है ना, बहुत बार हुआ है। मतलब डेस्क पे, अभी सिटी हेड में तो मैं नई आई हूँ, लेकिन कई चैलेंजेस ऐसे होते हैं। अब जैसे एक छोटी सी चीज है, मतलब जो मुझे अच्छी नहीं लगती, कि हम रिपोर्टर्स को, हम सुबह रीडर को कितनी फिल्टर्ड चीजें पहुंचाते हैं। मतलब जैसे कि मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रेप हो गया, सारी फोटोज हमारे पास आती हैं। तो उस समय ना इतना मन खराब हो जाता है, लेकिन आपको देखना भी पड़ता है। फिर आप उनको ब्लर करते हो और इस तरह से करते हो कि सुबह रीडर की मनोस्थिति पे अच्छा प्रभाव, मतलब बहुत ज्यादा गलत उसको पढ़ के नहीं लगे या बुरा ना लगे। हालांकि न्यूज तो न्यूज है, उसको जानी है, उसको उस तक पहुंचनी भी है। तो वो एक चीज मुझे लगती है कि यार हमें सारी चीजें अनफिल्टर्ड देखनी पड़ती हैं, जो कि रिपोर्टिंग में नहीं था। और दूसरा ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रही हूँ कि एक लड़की के लिए आज भी, कि वो जो लोग उससे सीनियर हैं वो ये स्वीकार करें कि ये हमको डायरेक्शन दे रही है। तो वो एक चुनौती कई बार आती है। मैंने बोला बाकी रिपोर्टिंग में तो मतलब दसियों बार ऐसी चीजें आई हैं। एक बार मैं उदयपुर गई थी रिपोर्टिंग करने, तो वो मुझे बड़ा खराब लगा था कि जो महिलाएं थी वो, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, वो पहाड़ पे रहती थी। तो जब प्रसव पीड़ा होती थी तो उनको खाट पे बैठाकर लेके जाते थे, हॉस्पिटल भी 6 किलोमीटर दूर था। तो कई बार रास्ते में बच्चा हो जाता था, या वो कई 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि वो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे लगता था कि यार हम कहाँ हैं, आज भी हम लोग बेसिक नीड को पूरी नहीं कर पा रहे। तो कई चीजें ऐसे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट हैं तो ऐसे याद भी नहीं है। लेकिन ये जो था ना कि जो उसमें वो डेथ हो गई थी 2-3 महिलाओं की,
वो मुझे लगा था कि यार कुछ डेवलपमेंट कुछ कोई सब बेमानी शब्द है, हम महिलाओं को बेसिक नीड भी उनकी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। अच्छा शालिनी, तुमने बहुत सारे महिला मुद्दे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर लिखा है और रिपोर्ट किया है। कभी कोई ऐसी रिपोर्ट जिससे व्यक्तिगत या सामाजिक आलोचना के शिकार बने हो? कभी उस तरह का प्रसंग रहा कि या? नहीं, मैं एक बार बताना चाहती हूँ, मतलब वो थोड़ा डेयरिंग था, मतलब वो एज अ बीइंग अ विमेन भी बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्यों किया। मतलब मैंने एक था कि एक पेज बनाया था एक बार मैंने, तो उसमें ना पहले हमारा एक इवनिंगर भी था न्यूज टुडे, तो उसकी लॉन्चिंग टीम में हम थे। तो उसमें भी कुछ ऐसे फोटोज हमने छापे थे, थोड़े से बोल्ड टाइप थे, हालांकि मुझे लगा कि बाद में वो नहीं छपने चाहिए थे। तो कई बार लगा कि क्यों छापे हुए, तो इस व्यक्तिगत आलोचना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब अभी तक तो नहीं हुआ, अब आगे की भगवान जाने। चलिए, अच्छा आज जो सिटी हेड के मुकाम पर पहुंचे हो, तो जब पत्रकारिता शुरू की थी उस समय कोई सपना देखा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, या ठीक है अपना काम शुरू कर दिया बिना कुछ भविष्य का सपना संजोए, या हाँ, कहीं? वो जैसे मैं कह रही ना, मैं तो बाई चांस ही घुसी थी। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा तो था नहीं कि इसमें जाएंगे ये करेंगे, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई झंडे गाड़ेंगे। बस वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, तो चलते 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 यहाँ तक पहुंच गए। ऐसा मैं मतलब एक देखिए, एक क्या होता है कि आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बहुत सारी बंदिशें भी होती है। मैंने बोला मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड मुझे आज तक बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हम इवन इफ आज भी वो पत्रिका में नहीं है, वो सरकार में है, लेकिन आज भी जब हमारी बातचीत होती है तो वो 90% पत्रिका के इर्द गिर्द होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक परिवार चलाते हैं तो आपको परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है। आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि वो खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सपने मैंने नहीं पाले, हाँ, लेकिन एक चीज थी जो मेरे मन में हमेशा से रहती थी और आज भी है, कि मैं जो काम करूं वो पूरी ईमानदारी से करूं, मेरे काम पे कोई उंगली ना उठाए। बस ये एक जो जो मेरे जीवन का जो ध्येय था ना, ध्येय वाक्य, वो मैं लेके चली हूँ। और मैंने कभी अपने एथिक्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया, क्योंकि जर्नलिस्ट आप जानते हैं बहुत ज्यादा बदनाम भी होते हैं कि ब्लैकमेल करें, ये करें वो करें, गिफ्ट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो वो उस मेरे कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, मुझे लगता है कि वो आपने ही जो संस्कार दिए थे ना हमें शुरुआत में, वो मुझे लगता है कि आज तक कम से कम मेरे भीतर तो कायम है। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे करते हो? देखिए आप लेट आवर्स तक काम कर रहे हो, जब घर पहुंचते हो तब तक बच्चे सो जाते होंगे, और एक माँ के रूप में, मतलब जब तक हमारी माँ जीवित थी, हम किसी भी उम्र के दौर में हो घर में घुसते थे तो लगता था कि माँ मिलनी चाहिए। तो अब जब घर पे पहुंचते हो बच्चे सो जाते हैं, सुबह शायद उठते होंगे तब तक बच्चे अपने कॉलेज चले जाते होंगे या जहां भी वो पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति है, तो वहां निकल जाते होंगे। तो कैसे इस सारा उस बैलेंस को, जैसे तुमने कहा कि परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, वो दायित्व कैसे निभा रहे? नहीं देखिए, मेहनत तो लगती है, क्योंकि एक तरफ अच्छा हम एक ऐसे प्रोफेशन है जहां पर गलती कतई स्वीकार्य नहीं है। आपको रोज एग्जाम देना है, रोज 100 में से 100 नंबर लेना है, 99 नंबर भी नहीं चलेंगे। वो जो एक नंबर कटेगा ना, वो एक कितने लाखों पाठकों की मतलब गालियां सुननी पड़ेंगी हमें। मतलब ये एक बहुत ज्यादा प्रेशर वाला फील्ड है। मैंने कहा ना, रोज एग्जाम देना है, रोज पास नहीं होना है, 100% मार्क्स से पास होना है। तो वो एक प्रेशर। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने हमेशा से मेरा सपोर्ट किया। मेड आ रही है, नहीं आ रही है नहीं है, शुरुआत में पैसे भी कम मिलते थे, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि घर के काम में हाथ नहीं बटाया हो मेरा। सुबह जब हम उठते थे तो वो साथ उठते, जब बच्चे छोटे थे, अब खैर बच्चे बड़े हो गए, तो वो साथ उठते थे, हम साथ मिलके बच्चों को तैयार करते थे। आज भी मैं कहीं चले जाती हूँ तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि सुबह बच्चों का टिफिन कौन बना के देगा। तो मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक जो महिला है ना, वो तभी बना पाती है जब उसके साथ में एक सपोर्टिंग पार्टनर होता है। उसके बगैर वर्क लाइफ बैलेंस बनाना नामुमकिन है, वो अपने दम पर नहीं बना सकती। तो मैं तो सबसे ये बोलती हूँ कि अगर लड़कियां शादी करती है ना, तो वो अपना जो पार्टनर है ना, वो बहुत सोच समझ के चुने। क्योंकि अगर
आपने थोड़ी सी भी गलती, हालांकि बहुत सारी चीज किस्मत पे भी डिपेंड करती है, वो हो गई ना आपके चुनाव में, तो वो जिंदगी भर आपको आपको पे करना पड़ेगा। तो मुझे वर्क लगता लाइफ है बैलेंस दोनों दोनों पक्षों पे जिम्मेदारी है। वो जो दूसरा पक्ष है उसको भी सोचना है कि जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सहयोग जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज महंगाई इतनी ज्यादा, एक ही तनख्वाह में घर नहीं चलता है। अगर आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा बिजनेसमैन हो तो वो उनकी बात अलग है, लेकिन लड़कियों को भी काम करना पड़ता है और मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि एक विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग इतनी बातें करते हैं ना, जब तक महिला की जेब में अपना पैसा नहीं होगा ना, उस किसी और का नहीं, अपना पैसा, विमेन एम्पावरमेंट की सारी बातें बिल्कुल खोखली हैं। उसका जो अपना पैसा उसकी जेब में होता है ना, वो उसको बहुत बड़ी ताकत देता है, तो इसलिए काम तो करना चाहिए। अच्छा, जैसा तुमने कहा कि रोज 100 में से 100 नंबर लाने हैं, जब घर पहुंचते हो रात की 1:30-2 बजे, कभी नींद में ऐसा लगा कि वो खबर कहीं गलत नहीं हो गई हो, अचानक याद आया हो, हाँ, फिर उठ के फोन किया हो ऑफिस में? ऐसा ऐसा बहुत बार होता है। मतलब मैं तो ड्राइव भी करती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार वो सही तो था। अभी से कल रात को ही आ रही थी मैं, तो एक नया लड़का था दूसरे पेज पे, तो हमने उसको बोला कि तुम ये पेज पे लगा लेना उसका कलर, तो बाई चांस मैं कलर नहीं देख पाई, कि मैंने वो देख तो लिया था कि वो सही जा रहा है, तो मैंने आकर जैसे ही मैं विद्याश्रम स्कूल या MNIT के चौराहे पे, मैंने कहा यार कलर ऐसा ना, तो मैंने पेज मेकर को फोन किया, मैंने कहा पेज खोलो देखो। मतलब रात को आके भी फोन करे हैं कि यार ऐसा कहीं गलत तो नहीं छप गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। वो एक कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो फोन करते हैं और वहां से भी फोन आते हैं। तो इन सारे दबावों में स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना? कोई बीपी कम ज्यादा या ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है अभी? कैसे नहीं, वो अपने आप तो को मुझे मेंटेन रखते हो? हाँ। वो तो मुझे देखिए, स्वास्थ्य तो एक दूसरी चीज है, वो तो मुझे पहले से ही प्रॉब्लम चली आ रही थी, लेकिन उसका मेरे काम से मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं, क्योंकि काम मुझे खुशी देता है। नहीं, जैसे मुझे वॉक लगता है करनी है, मेडिटेशन है, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत है ना। हाँ, वो मैं अपने बीच में करती हूँ, योगा क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करती हूँ। जैसे मैंने अभी 1 महीने से ही छोड़ा हुआ है, अदरवाइज मैं सुबह 11 से 12 एक ऑनलाइन क्लास लेती थी, योगा मतलब क्लास। सजग तो सतर्क हो स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब कुल मिलाकर के ये है। हाँ हाँ हाँ, और अगर कोई काम आपको खुशी देता है ना, तो वो काम आप पर कभी बोझ नहीं बनता। ये मतलब मुझे लगता है कि कन्फ्यूशियस ने बिल्कुल वो सही कहा है। मतलब मुझे तो लगता है कि यहाँ भी ऐसा काम करो जिससे आप प्यार करते हो, तो वो काम आपको काम नहीं लगेगा। तो अच्छा, एक अगर आप चुनौती और है। आज हर पाठक के पास, हर दर्शक के पास, हर श्रोता के पास मोबाइल है, और 24 घंटे उसके पास सूचनाओं के अलग अलग स्रोत हैं, खबरें लगातार आ रही हैं। आप नया क्या देने की कोशिश करते हो अपने पाठकों को? क्योंकि सारी जानकारी तो है, वो पूरा मैच देख चुका है टीवी के पर्दे के ऊपर, हर शॉट को एंजॉय किया, हर बॉल को एंजॉय किया है। तो बिल्कुल, कैसे उस पाठक की जिज्ञासा और उत्सुकता को बनाए रखने के लिए क्या नए प्रयोग कर रहे हो? देखिए दो ये बातें हैं कि आपने कहा कि सारी चीजें हैं, तो सारी चीजों में सारी चीजें सच नहीं है। तो वो जो एक फेक न्यूज है ना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें हम फिल्टर करके सही खबरें पाठक तक पहुंचा रहे हैं, एक तो ये वाली बात है। क्योंकि जो सब कुछ आ रहा है वो सब कुछ सही नहीं है, लेकिन जो अखबार में आ रहा है वो सब कुछ सही है। तो ये दो चीज का हमें अंतर समझना होगा। दूसरी बात आपने कहा ना कि जो मैच कल बॉल दर बॉल देखा गया, वो हम कल रात को भी ये बात कर रहे थे, हम ऐसे मजाक कर रहे थे, हम ये हेडिंग लगा देंगे, देखना अभी तो विराट जीत, और विराट जीत क्या, वो तो देख ली 9 बजे की विराट जीत हो गई। तो उसमें फिर नया एनालिसिस, हमें लगता है कि हम अपना व्यू लिखें, जैसे कि हमने चला रखा है कि पत्रिका व्यू की पत्रिका क्या सोचता है, या हम खबरों को एनालाइज करें बियॉन्ड द न्यूज, हम क्या दे रहे हैं। तो उसकी कोशिश हमारी रहती है कि हम बियॉन्ड द न्यूज, कम से कम ऐसे इवेंट जिसको करोड़ों दर्शक रात को देख चुके हैं, उस मैच में नया क्या है, तो फिर वो एनालिसिस है। उसके आगे की चीज है कि अब क्या होगा, कैसे अब फाइनल में आपको क्या करना है, कैसे किन प्लेयर्स पे खास होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो जो बियॉन्ड द न्यूज है ना, अब हमारा फोकस भी अखबार में बियॉन्ड द न्यूज ही, कि न्यूज तो हो गई बड़ी घटनाओं में, छोटी घटनाएं तो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिटी हैं तो सिटी की रिपोर्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका में क्या हुआ ये हमें पता है, लेकिन पड़ोस में क्या हुआ ये हमें पता नहीं है। तो पड़ोस वाली तो हम दे रहे हैं, अब अमेरिका में जो हो रहा है
उसका हमें फिर उसको एनालाइज करना पड़ रहा है। अच्छा शालिनी, महिलाएं बहुत आ रही हैं, लड़कियां बहुत आ रही हैं पत्रकारिता में, इतने सारे कोर्सेज खुल गए यूनिवर्सिटीज में, और हम देखते हैं लड़कियों की संख्या बहुत है। तो मैं केवल पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल पत्रकारिता में जिस तरह से लड़कियां आ रही हैं, तो क्या लगता है उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है काम करने के लिए, या कई तरह के सामाजिक पारिवारिक दबावों से गुजरना पड़ रहा है? जी, मुझे एक तो ये चीज है ना, मैं इस मंच से भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी जो लड़कियां आ रही है ना, वो जर्नलिज्म का रियल फेस देख के नहीं आती हैं। उनके पास फेस क्या होता है, एंकर, जो उनको टीवी पर दिखाई दे रहा है। उनको ये नहीं पता, उनको लगता है कि यार हम भी फेमस हो जाएंगे। वो जर्नलिज्म करने के लिए जर्नलिज्म में नहीं आ रही है, मीडिया में, वो फेमस होने के लिए आ रही है। तो एक चीज ये हमें समझनी पड़ेगी कि हमें पत्रकारिता करनी है या फेमस होना है, टीवी पे दिखना है। तो मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियां आती हैं, हम उनको रिपोर्टिंग में लगाते हैं, थोड़े दिन और तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी, हमें तो आप एंकरिंग करा दीजिए। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि भाई एक्चुअल जर्नलिज्म तो यही है। तो एक तो ये जो लड़कियां आ रही है ना, उनको एक दूसरा है डिजिटल, क्योंकि डिजिटल इतना तेजी से बढ़ा है। अच्छा, उसमें तो आप करेक्ट भी कर देते हो, थोड़ी सी देर आपने कोई गलत न्यूज देखी, 5 मिनट बाद आपको पता चला तो आपने उसको एडिट भी कर दिया। प्रिंट में तो ऐसा नहीं है। तो लड़कियां आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेंगे। एक तो ये बात है कि वो कौन सी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। वो एंकर, ज्यादातर के मन में तो होता है, मैंने देखा है कि वो एंकर बन जाए, टीवी पे उनका चेहरा चमके और वो फेमस हो जाए, ये रहता है। लेकिन रियल जो जर्नलिज्म है ना, हार्डकोर जर्नलिज्म, उसमें काफी मेहनत है, काफी आपको पढ़ना पड़ता है, होमवर्क भी बहुत करना पड़ता है। मैं किसी लड़की या के लिए नहीं कर रही, मैं सबके लिए कह रही हूँ। होमवर्क भी बहुत करना पड़ता है, अपडेट रहना होता है, क्योंकि अभी हम जाते हैं ना जब इंटरव्यू लेने, तो हम जितनी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम जब पहला सवाल पूछते हैं ना कि आप अखबार पढ़ते हो क्या, तो आप सर आप यकीन नहीं मानोगे, हमें मुश्किल से 1 या 2 या कहीं तो 1 भी नहीं, ये बोलते कि हम अखबार नहीं पढ़ते। तो मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि जब आप अखबार नहीं पढ़ते तो आप अखबार में क्यों आना चाहते हो? मत आओ ना, इतने सारी चीजें हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि हम जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, अखबार से जुड़े रहने के लिए, फेमस होने के लिए, या हमने एक शोशा देख लिया ना कि यार ये तो जर्नलिस्ट है, इसकी तो बहुत पहचान है, ये तो अपना कुछ भी काम करा सकता है। तो वो एक जो चीज है ना कि इसकी पहचान है, काम करा सकता है, तो उनको ग्लैमर दिखता है, उनको पीछे की मेहनत नहीं दिखती। तो पीछे की मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप वो तैयार नहीं है तो लड़कियां छोड़ देती हैं, मैंने देखा थोड़े दिन बाद छोड़ देती हैं। क्या करो, पीआर में चले गए, क्योंकि वो इजी जॉब लगता है उनको कि एक तो 10 to 6 का जॉब है या 9 to 5 का जॉब है, तो पीआर तो आसानी होगी। तो आ रही है, अब उसमें से सस्टेन कितनी कर रही है ना, ये एक अलग बात है। तो वो सस्टेन करने की रेट थोड़ी सी कम है, और मुझे लगता है कि वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आ तो बहुत सारी जाती हैं, फिर पता चलता है 6 महीने बाद की 2 ही रह गई, 10 को हम लेके आए 2 ही रह गई। तो वो एक चीज है कि सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा शालिनी, इस 20 साल 25 साल के दौर में तुमने बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट को रिक्रूट भी किया, उनको ट्रेनिंग भी दी, तो क्या महसूस करते हो कि जो पीढ़ी अब पत्रकारिता में आ रही है, इन बड़े बड़े संस्थानों से डिग्रियां लेकर के आ रही है, उनकी भाषा का संस्कार, उनके उच्चारण की जो स्थिति है, या उनकी जो सामान्य जानकारी है देश दुनिया के बारे में, और जैसा तुमने कहा कि हम एनालिसिस करते हैं खबरों का, तो उनकी जो एनालिटिकल अप्रोच है जो एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत आवश्यक है, तो ओवरऑल जो आज की पीढ़ी इसमें आने के लिए व्याकुल है, क्या क्या महसूस करते हैं? और उनके लिए जो जो एक्सपीरियंस है, चूंकि कोर्स भी किया है और प्रैक्टिकल फील्ड को भी देखा है, तो उन सभी के लिए जो नए न्यू कमर्स हैं, उनको कैसे मतलब व्याख्यायित करोगे? सर मैं सही बताऊं, मतलब मुझे बहुत निराशा है। पढ़ना चाहते नहीं, नया लिखना चाहते नहीं, भाषा इतनी खराब है। चाहे मतलब अंग्रेजी से आ रहे हैं तो चलो हिंदी लिखनी नहीं आ रही, लेकिन जो हिंदी से आ रहे हैं उनको भी शुद्ध हिंदी नहीं आ रही। अब हमारे संस्थान की हालत बताऊं कि उनको हिंदी सिखाने की क्लास लगानी पड़ती है अलग से, 2 घंटे की उनकी क्लास चलती है रोजाना, जो ट्रेनिंग जर्नलिस्ट होते हैं। दूसरा, बहुत ही क्विक चाहते हैं ये लोग, मतलब मैंने देखा है कि क्विक मनी क्विक सक्सेस, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते। आज यहाँ पर है, हमसे सीखा नहीं, 6 महीने भी नहीं सीखा,
दूसरे में चले गए, वहां से 6 महीने में क्या, तो तनख्वाह तो बढ़ रही है लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है। और फिर जब घूम घाम के हमारे पास आ रहे हैं तो पता चला कि तनख्वाह तो इतनी बढ़ गई, हमने भी उनको वापस रख लिया, लेकिन जो एक लेवल जो होना चाहिए ना वो नहीं है। तो जो जो बडिंग जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने संस्थानों को एक जंपिंग बोर्ड समझ लिया है कि एक उसमें आओ, जंप करो, दूसरे में चल जाओ, वहां से जंप करो। वो पैसा चाह रहे हैं, मतलब पैसा तो इतना जबरदस्त चाहते हैं, नॉलेज नहीं चाहते। पैसा तो वो एक आपको एक क्विक सक्सेस है ना, वो आपको नॉलेज नहीं दे रही है। तो इस चीज से मुझे निराशा है, उनकी जो एटीट्यूड रहता है ना कि वो चीज। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो नई पीढ़ी में, मतलब मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि अभाव है उनमें, जो एक मेहनत का जो है ना जज्बा, लगन का, वो कहीं ना कहीं तो मिसिंग है सर। ये बात तो सही कह रहे हो। मेरा भी देश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाना हुआ, विद्यार्थियों से बात की, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा है, अखबार के बारे में सामान्य जानकारियां उनको नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन बच्चों को। तो चलिए, एक संदेश तो ये गया कि वो खूब पढ़ें और लिखने की आदत सुधारें। अच्छा, सिटी हेड तक बन गए, लगभग 2.5 दशक की यात्रा राजस्थान पत्रिका के साथ। अगला मुकाम अपने आप को अगले कुछ 8-10 सालों में कहाँ देखना चाहोगे कि मैं ये प्राप्त कर सकूं या वहां तक पहुंचूं? नहीं, ऐसा सर मेरा कुछ नहीं है। ऑफिस में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जहां हूं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूं, उसके बाद उसके आगे और पीछे। जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, असिस्टेंट हाँ प्रोफेसर बने, तो लगता है कब प्रोफेसर बनेंगे, कब डीन बनेंगे। सामान्य मानवीय जिज्ञासा है, एक मानवीय उत्सुकता है कि भाई हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका कहीं तो वापस परिणाम मिले। तो कहीं कोई इस तरह का। सर मतलब मैं इतनी महत्वाकांक्षी कभी उस तरह से रही भी नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जो भी नई चुनौतियां मेरे सामने आएगी जल्द, तो मुझे लगता है कि मुझे उसको कहीं ना कहीं मैं उसको निभाऊंगी। और या कोई बस ऐसे ये, फील्ड जहां अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की हो, वहां पे मौका मिले, वहां कुछ करें, ऐसा कुछ सोचते हो कभी? हाँ मेरे को, मुझे ये लगता है मैंने एक आर्मी वाली जो होती है ना, सेना में मिलिट्री वाली रिपोर्ट, हालांकि आपने मुझे याद है हमें मौका दिया था, आर्मी मीडिया सेमिनार हमने ज्वाइन हाँ, किया था, आपने और किया था मुझे बिल्कुल। मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट में। 3 दिन तक हम ये जयपुर कैंट में गए थे, और वो तो मुझे लगता है कि वो एक चीज मुझे लगता है कि वो मैं करूं, मतलब आर्मी से रिलेटेड कुछ। और बाकी तो मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहती थी, तो वो मैं अपनी थीसिस कर रही हूँ, तो मैंने ट्रांसजेंडर्स ही एक सब्जेक्ट चुना है उसके लिए। और बाकी एक हाँ, आर्मी में मैं एक तो एक मेरा इच्छा तो सपना यही है। हो गई, बातचीत से निकला कि पीएचडी करना चाहते हो, डॉक्टरेट। तो क्या कहीं आगे जाके टीचिंग की ओर शिफ्ट कर सकते हो, नहीं मौका टीचिंग लगा? नहीं, मैं टीचिंग नहीं करना चाहती। पीएचडी करने के पीछे भी जो मेरी प्रेरणा है ना, वो मेरे हस्बैंड ही है, अच्छा, जो दोनों चीज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे को मास्टर्स करा दिया, लेकिन तुमने मेरी जितनी डिग्री नहीं ली, तुम डॉक्टरेट नहीं किया तुमने, तो चलो ये भी कर लो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब थोड़ी चूंकि बच्चों की जिम्मेदारी हम थोड़ी कम हो गई हैं, तो थोड़ा सा टाइम वहां से मिल जाता है कि बच्चे बड़े हो गए, तो मैंने सोचा कि एक डॉक्टरेट ही कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपके जीवन के कुछ अनुभवों को अपन ने साझा किया। यूं तो 25 साल की यात्रा बहुत लंबी है और बहुत सारे अनुभवों पर बात हो सकती है, लेकिन अपना एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे मित्र, हमारे विद्यार्थी, और उनके साथ कुछ संवाद करें, उनके जीवन के कुछ पक्षों को जानें, ताकि इस माध्यम से ये यात्रा औरों तक पहुंचे, प्रेरणा मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही डॉक्टरेट की डिग्री लें और अपने इस प्रोफेशन में भी जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक आप पहुंचे। और संस्थान का इतना बड़ा सपोर्ट और आपका इतना कमिटमेंट, एक अखबार के साथ 2.5 दशक तक जुड़े रहना, जहां आज तुरंत नौकरियां, जैसा आपने कहा कि कभी वेतन को लेके या पद को लेके शिफ्ट की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। सर धन्यवाद आपको कि आपने मौका दिया बातचीत का, और इतनी सारी चीजें, मुझे भी बहुत सारी चीजें रिकॉल हो गई जो मैं कभी भूल चुकी थी। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गर्व और सम्मान दोनों की अनुभूति है, और जिस अनुभूति से तो मैंने बातचीत शुरू की थी, उसी अनुभूति के साथ मैं बातचीत खत्म कर रही हूँ, लेकिन खत्म नहीं करी, ये मेरे साथ अभी ऑफिस तक जाएगी। नया अध्याय शुरू होगा। और अच्छा हाँ लगा मुझे भी बिल्कुल। बातचीत करके, है ना? जी चलिए, ठीक है, थैंक यू शुभकामनाएं। सर, नमस्कार।